इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं वही कमरा जहां महारानी और महाराज बात कर रहे थे। उस कमरे में विलियम भी छुपा हुआ होता है और वहां घटी सब घटनाओं को देख रहा था। तभी महारानी कहती है, मुझे उम्मीद है तुमने भी वे सब सुना जो मैं सुनी थी। महाराज समय बीतने के साथ साथ उनका गुस्सा भी बढ़ते जा रहा है। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें जल्द से जल्द कुछ तो करना ही होगा। विलियम महारानी के पास आता है और कहता है, मॉम, क्या यही कारण था जिसके लिए आपने मुझे यहाँ छुपने के लिए कहे थे? पिताजी को उकसाने में कोई फायदा नहीं है, आप इतना जिद्दी क्यों बन रहे हैं? महारानी गुस्से से पलटती है और कहती है, अगर हम इसे अभी छोड़ देंगे तो फिर वो कमजोर कर्ल के हाथों में पूरा पावर चला जाएगा। मैं ऐसा होने के लिए कदापि अलाउ नहीं करूंगी। उस दासी पुत्र को मैं तुम्हारी जगह लेने के लिए नहीं छोड़ सकती। तभी विलियम एक हैंडकरशिप देता है और उनसे कहता है, हाँ जरूर, मैं तो बस इतना ही कह रहा था, अभी वो समय नहीं आया है। मॉम, क्या ये सुनने में अजीब नहीं लग रहा आपको कि वो कमजोर लड़का कैसे तलवार चलाना इतना जल्दी सीख गया? महारानी पूछती है, तुम क्या कहना चाहते हो? विलियम थोड़ा गंभीर होता है और कहता है, मुझे संदेह है कहीं कर्ल रावन नाइट्स के साथ तो मिला नहीं है। मैं कुछ अपने जासूस को उसके पीछे लगाया हूँ। वे लोग जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन गैदर करके हमें बता देंगे। आपको शायद पता होगा, पिताजी और रावन नाइट्स के बीच में कोई रिलेशनशिप जरूर है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जरा सोचें, अगर पिताजी को ये पता चला कि उनके विश्वासी आदमी एक कर्ल के साथ मिल गया है तो फिर वो कैसे रिएक्ट करेंगे? महारानी हंसने लगती है और वे कहती है, तुम्हारे जैसे स्मार्ट लड़के को होते हुए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे संभाल लो। आगे वे कहती हैं, ये सब तो ठीक है, काउंट पैलेस से मैसेज आया है तुम्हारे मैरिज के अरेंजमेंट के लिए, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? विलियम थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वे अपने मॉम से कहता है, मॉम, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मुझे केवल वही बच्चे चाहिए और कोई नहीं। महारानी कहती है, ठीक है, मैं समझ गई, मैं जल्द ही तुम्हारे अंकल को लेटर भेज दूंगी इसके बारे में। सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं महाराज को किसी मिस्टीरियस प्लेस में जाते हुए, और वे वहां जाते हुए कहते हैं, आप सब लोग बाहर आ सकते हैं। तभी हम देखते हैं कुछ लोगों को उड़कर आते हुए और वे महाराज के सामने घुटने पर बैठते हैं और कहते हैं, महाराज की जय हो। महाराज के शकल में थोड़ा चिंता दिखता है और वे कहते हैं, क्या यहाँ सब लोग आ गए हैं? यहाँ हम देखते हैं महाराज जिन्हें बुलाए थे वे लोग रावन नाइट्स के मेंबर थे। तभी उसमें से एक मेंबर कहता है, जी हाँ महाराज, यहाँ सब कोई आ गए हैं। तभी महाराज कहते हैं, क्या ये खबर नहीं था सरजी नाम का एक मेंबर को जेल में डाला गया था, उसका क्या हुआ? तभी उन भीड़ में से एक बंदा खड़ी होता है और वे कहता है, महाराज, मैं भी यहाँ हूँ, शुक्र है मुझे इनोसेंट मानकर जेल से रिलीज कर दिया गया है। और वे अपने हाथ में एक बोतल निकालता है और वे कहता है, क्योंकि मैं अब रिलीज हो गया हूँ तो फिर एक बार फिर से आपके लिए मैजिक गैदर करूंगा। महाराज ये सुनकर हंसते हैं और वे कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, तो फिर आप लोगों के पास जितना भी मैजिक गैदर हुआ है वे सबको बाहर निकालें। आगे हम देखते हैं एकाएकी वे सारे रावन नाइट्स अपने अपने मैजिक पोशन को निकालते हैं। महाराज तभी नोटिस करते हैं उन सारे रावन नाइट्स में से एक बंदे के हाथ में मैजिक पोशन काफी कम था और वे उससे पूछते हैं, क्यों तुम्हारे बोतल में इतना कम मैजिक पोशन है? वे बंदा डरते हुए कहता है, मेरे हाथ कुछ कम ही
मैजिशियन लगे थे, जिसके कारण मेरे पास इतना कम मैजिक पोशन गैदर कर पाया। महाराज ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ऐसी बात है, और उसे वे अपने मैजिक से जान से मार देते हैं। और वे डेवल स्माइल देते हुए कहते हैं अगर आप लोग इतने कम मैजिक पोशन लाएंगे तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, केवल आप लोगों को रिप्लेस करने का। और उनके रिप्लेस करने का मतलब ये था जान से मार देने का। और वे आगे कहते हैं अगर आप लोग मेरे लिए पूरे विश्वास के साथ काम करना चाहते हैं और मैजिक पोशन गैदर कर कर लाएंगे तो फिर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप सबको अमीर बना दूंगा। अगर नहीं तो फिर जैसे इसका हालत हुआ वैसे तुम सबका हो जाएगा। आगे वे उन सबको देखते हुए कहते हैं मैं था जो तुम सबको मैजिक पावर दिया था, तो तुम लोग भूलना मत मेरे पास इतना शक्ति है कि मैं वापस तुम्हारे मैजिक को अपने अंदर ले लूं। ये सुनकर वहाँ जितने भी रावण नाइट्स थे वे सब डर जाते हैं और वे प्लेज करते हैं कि महाराज हम लोग आपका विश्वासी बने रहेंगे। महाराज ये देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं तो फिर चालू करें। और हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे अपने अपने मैजिक पोशन को महाराज की ओर रिलीज कर देते हैं और महाराज उन सभी मैजिक पोशन को अपने अंदर समा लेते हैं और कहते हैं एक बार अगर पूरा मैजिक गैदर हो गया तो फिर मैं पूरे कॉन्टिनेंट को एक दूसरे के साथ जोड़ दूंगा और फिर मैं इस पूरे वर्ल्ड का भगवान बन जाऊंगा। इतना कहते ही वे हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक रावण नाइट को जो कि अपने मन में सोच रहा था प्रिंस थर्ड के पास ज्यादा वक्त नहीं रहा, हमें जल्द से जल्द कुछ तो करना होगा। सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं मार्कस पैलेस, जहाँ पर मैथ्यू वहाँ आए हुए गेस्ट को वेलकम कर रहे होते हैं। वहाँ एक लेडी मैथ्यू को बधाई दे रहे थे और वे उससे कह रहे थे प्रिंस थर्ड और लेडी ललित वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही सुंदर दिखते हैं। मैथ्यू हंसते हुए कहते हैं धन्यवाद आपका। तभी वहाँ पर और एक लेडी आती है और वे मैथ्यू से पूछती है ये सब तो ठीक है लेकिन लेडी ललित कहाँ है? मैं उन्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मैथ्यू कहता है वे शायद कहीं छुपी होगी, मैं उन्हें जल्द से जल्द यहाँ लाता हूँ। सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं ललित को जो कि गार्डन में बैठी हुई होती है। क्या तुम्हें किसी चीज ने परेशान करके रखा है? ये कहने वाले ललित के नाना जी होते हैं। ललित अपने नाना जी से कहती है शादी के दिन जैसे जैसे पास आने लगा है वैसे वैसे पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा महसूस होने लगा है। ये डन ललित के पास बैठते हैं और उससे कहते हैं मैं हमेशा तुम्हें एक शरारती बच्ची समझा था लेकिन तुम कब इतना बड़ी हो गए मुझे पता ही नहीं चला। ललित कहती है नहीं मैं तो बड़ा नहीं हुई, मैं हमेशा से वही छोटी बच्ची ही थी। येडन तभी अपने हाथ को ललित के सर के ऊपर फेरते हुए कहते हैं लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में एक थकावट दिख रही है। ललित ये सुनकर हैरान हो जाती है और वे अपने मन में सोचने लगती है अगर मैं सच्चाई बता दूं कि मैं अपने पेरेंट्स को और नाना जी को खोने से डरती हूँ तो फिर बेमतलब को मैं नाना जी को भी परेशान कर दूंगी। इतना सोचते ही वे मुस्कुराते हुए कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इसीलिए चिंता कर रही थी क्या होगा अगर मैं जिसे बचाना चाहती हूँ वही मुझे छोड़कर चले जाएं तो। येडन रिप्लाई में कहते हैं अगर तुम किसी को बचाना चाहती हो तो फिर तुम्हें पहले अपने आप को सुरक्षित रखना होगा। अगर तुम पहले ही थकी थकी रहोगी तो फिर जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें उनके पास जाने में ज्यादा वक्त लग जाएगा। ललित मुस्कुराते हुए अपने नाना जी के हाथ पकड़ती है और वे कहती है आप इसके बारे में फिक्र मत कीजिए। वे अपने मन में सोचती है नाना जी आप जो कह रहे हैं
वे सब सही है। आगे वो अपने नाना जी से कहती है, आपसे बातें कर कर मुझे अच्छा लगा। आप क्या सोचते हैं मेरे शादी के बारे में? इतना कहने के बाद ललित अपने मन में सोचती है, मुझे आशा है मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा थर्ड प्रिंस से मैरिज करने के बाद। आगे वे अपने नाना जी से कहती है, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, शायद मैं थोड़ा ज्यादा ही सोचने लगी। येडन उस पर हंसते हैं और वे कहते हैं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे तो केवल तुम्हारे खुशी से मतलब है। ललित यहाँ क्यूरियस हो जाती है और वे अपने नाना जी से पूछती है, नाना जी मैं किसी के साथ भी खुशी से रह लूंगी, तो फिर आप और मेरे पेरेंट्स भी मेरे बारे में फिक्र करना छोड़ दें और आप लोग भी खुशी से जिएं। नाना जी ये सुनकर पता नहीं वे क्या सोचे। वे कहते हैं, ललित अगर तुम्हें कोई दिक्कत होगा पैलेस में तो फिर तुम बेफिक्र कभी भी हमारे पास लौट सकती हो। ये सुनकर ललित भावुक हो जाती है और वे कहते हैं, नाना जी केवल आप ही हैं जो मेरे बारे में इतना सोचते हैं, और वे उनके गले लग जाती है। इतने में वहाँ एक सर्वेंट आती है और वे कहती है, मिस मेलन जो कि टेलर है वे आ चुके हैं। ललित ये नाम सुनकर हैरान हो जाती है और वे कहती है, मेलन? लेकिन उन्होंने तो कहा था वे बहुत ही बिजी हैं और वे मेरे वेडिंग ड्रेस नहीं बनाएंगे। वे मेड मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ आप सही बोले, शायद उन्हें आपको मना करते हुए बुरा लगा होगा, इसीलिए वे पर्सनली आपसे मिलने के लिए आए हैं। ललित अपने नाना जी से कहती है, अब मुझे जाना चाहिए, वे मेरे लिए वहाँ वेट कर रहे हैं। नाना जी भी रिप्लाई में कहते हैं, ठीक है जल्दी जाओ, उन्हें ज्यादा देर वेट मत करवाना। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।